अच्छा, तो हम लोगों ने अब स्टार्ट करनी है ब्लड की फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स करने हैं, एंटी कोएगुलेटरी ड्रग्स और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करवाता हूँ एक बेसिक ओवरव्यू से। ठीक है, अब ना हमारे पास एक होती हैं वेन्स और एक होती हैं आर्टरीज। ठीक है, अब जो हमारे पास वेन्स है ना, वेन्स, ठीक है, इनके अंदर ना हमारे पास प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स कम होते हैं और फाइब्रिनोजन ज़्यादा। जबकि आर्टरी के अंदर हमारे पास प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं और फाइब्रिनोजन कम। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ब्लड को क्लोट होने से रोकना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं ना, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन, जो क्लोटिंग करा रही हैं। अब हमने इसको रोकना है, तो हम लोगों ने वेन में अगर हमारे किसी किस्म की क्लोटिंग हो गई है तो उसको हम लोगों ने अगर रोकना है तो हम लोग क्या देंगे, जो ज़्यादा है, मतलब फाइब्रिन, मतलब एंटी कोएगुलेटरी ड्रग्स। उसके बाद जो हमारे पास आर्टरी में अगर हो रही है तो हम लोग क्या देंगे, प्लेटलेट ज़्यादा है तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले ये वाली हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन सी, पेन्स के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहली ड्रग हमारे पास है हेपरिन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेपरिन जो है ना, इसका सबसे पहले मैकेनिज्म, एक्टिवेट्स एंटी थ्रोम्बिन विच डिक्रीजेस द एक्शन ऑफ फैक्टर 2 फैक्टर 10A शॉर्ट। अच्छा, अब होता है हमारे पास ना नॉर्मली, ठीक है, जो हमारा कोएगुलेट कोएगुलेशन कैस्केड है ना एक किस्म का, वो क्या इस तरह है कि हमारे पास सबसे पहले फैक्टर होता है फैक्टर 12, फिर फैक्टर 11 को वो करता है एक्टिवेट, फैक्टर 11 करता है फैक्टर 9 को, फैक्टर 9 करता है फैक्टर 8 को, फैक्टर 8 करता है फैक्टर 10 को, इधर से फैक्टर 3 करता है फैक्टर 7 को और 7 करता है 10 को, फिर ये करता है 5 को, 5 करता है 2 को, 2 करता है 1 को। अब इसके अंदर हमारे पास जो हेपरिन है ना, ये फैक्टर 10 और फैक्टर 2 को क्या कर रहा है, एक किस्म का इनएक्टिव कर रहा है। किस तरह, हमारे पास ना एक मॉलिक्यूल होता है एंटाई थ्रोम्बिन, एंटाई थ्रोम्बिन, ये इन दोनों को क्या करता है, इनएक्टिवेट। ठीक है, तो इस एंटाई थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कौन कर रहा है, हमारे पास हेपरिन। ठीक हो गया, तो यही यहाँ पे है कि विच डिक्रीजेज द एक्शन, इट एक्टिवेट्स एंटाइथ्रोम्बिन विच डिक्रीजेज एक्शन ऑफ 2A एंड 10A। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल यूज़ क्या है, ये हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ करते हैं, उसके बाद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में। देखो DVT आया है इसके अंदर, वेन्स के अंदर, हम लोगों ने डिस्कस किया ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट में एक तो हमारे पास आ गया ब्लीडिंग, ज़ाहिर सी बात है, कोएगुलेशन नहीं हो रही, अगर कहीं कट हो गया है, ठीक है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो वो होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अच्छा, ये क्या है, ये देखते हैं। हमारे पास ना, लेट्स सपोज ये मेरा प्लेटलेट है। ठीक है, प्लेटलेट, इसके ऊपर ना हमारे पास एक फैक्टर मौजूद होता है जिसे कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4, PF4। इसके साथ ना हमारे पास जाके हेपरिन बाइंड कर जाती है, हेपरिन। अब हेपरिन इसके साथ बाइंड करेगी ना तो इसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं हमारे पास IgG एंटीबॉडीज। IgG जब इसके साथ अटैच हो जाते हैं, किसके साथ, हेपरिन PF4 कॉम्प्लेक्स के साथ IgG जब चले जाते हैं तो जाके क्या कराते हैं, यहाँ पे इंगल्फ मैक्रोफेजेस जो है हमारे पास, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस, वो जाके IgG को तो खाते हैं। मतलब कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक किस्म का, ये ब्रेड थी, ब्रेड के ऊपर बटर और बटर के ऊपर जैम, और ये आके इसने खा लिया। ठीक हो गया, ये शायद नज़र नहीं है, ये प्लेटलेट के ऊपर हमारे पास क्या है, PF4 फैक्टर। ठीक है, इसके ऊपर आके कौन अटैच कर गया, हेपरिन PF4 के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया है, हेपरिन PF4 कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर IgG बाइंड कर जाती है और IgG की वजह से इसको स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस खा लेते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, प्लेटलेट्स मेरे पास, प्लेटलेट्स कम हो गई। अब प्लेटलेट्स कम हो गई हैं अगर, तो अब मेरे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
इसे हम लोग कहते हैं हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब ये दो टाइप्स का होता है, एक टाइप वन टाइप टू। टाइप वन जो होता है ना वैसे माइल्ड होता है, इसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, ये प्रोसीजर किसका है, टाइप टू का। ठीक है, टाइप वन ट्रांजिएंट होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है, नॉन इम्यूनोलॉजिक होता है, मतलब इसमें आईजीजीज नहीं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बस टिपिकली अकर्स विद इन फर्स्ट 2 days ऑफ हेपरिन एडमिनिस्ट्रेशन। हेपरिन दी है तो मतलब शुरू के 1-2 दिन में ये हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी टाइप जो है मैंने समझा दी है। ठीक है, इसमें क्या है, ये ख़तरनाक चीज़ है और इसकी वजह से हम लोग फिर ये बीमारी नहीं देते, हेपरिन देना बंद कर देते हैं, फिर हम इसके ऑल्टरनेटिव्स देते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ये अगली क्या काम कॉज करती है, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस किस तरह कॉज करती है, हमारे पास हमारे बॉडी में दो किस्म के सेल होते हैं ना, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट क्या करते हैं, बोन्स को खाते हैं, ब्लास्ट बोन्स बनाते हैं। तो ये ओस्टियोक्लास्ट को ज़्यादा करता है, ब्लास्ट को कम करता है। क्लास्ट को ज़्यादा कर रहा है तो बोन्स खाई जा रही है, तो क्या हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस। बस ये हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है वारफेरिन। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास वारफेरिन। ठीक है, अच्छा वारफेरिन में हमारे पास क्या है कि इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा ये देखते हैं, हमारे ना जो मैंने ये बताए थे डिफरेंट कोएगुलेटरी फैक्टर्स। ठीक है, इनमें से ना फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, ये जो है ना, और 9 और फैक्टर नंबर 10, 2, 7, 9 और 10। ठीक है, और प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें जो है ना, इनको हमारे पास पता है कौन एक्टिवेट करता है, इनको एक्टिवेट करता है विटामिन के। अच्छा अब ये विटामिन के किस तरह से करता है, विटामिन के एक्टिव होगा ना तो वो हमारे पास जो है ना इनको एक्टिवेट कर सकते हैं इन फैक्टर्स को। ठीक है, अब विटामिन के की एक्टिवेशन कौन कराता है, एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम इन लिवर। लिवर में हमारे पास क्या है, एपोक्साइड रिडक्टेज। वो एपोक्साइड रिडक्टेज ने किसको एक्टिव किया, विटामिन के को। विटामिन के को किसने किसको एक्टिव किया, इनको क्लॉटिंग फैक्टर्स को। अगर हमारे पास ये विटामिन के को हम लोग एक्टिव ही ना करें, एपोक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक कर दें, तो क्या ये फैक्टर्स एक्टिव होंगे, नहीं। फैक्टर्स एक्टिव नहीं होंगे तो क्या कोएगुलेशन होगी, नहीं। तो यही तो हम लोगों ने किया यहाँ पे कि हमने कोएगुलेशन नहीं होने दी। ठीक है, अब इसका ना एक साइड इफ़ेक्ट है, वो ये कि ना जिस वक्त ये हम लोगों ने इसकी मैचुरेशन इनकी बंद कर दी, 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी प्रोटीन एस की, तो क्या होता है कि ये मज़ीद नहीं बनते, लेकिन पहले तो मौजूद है ना सेल ब्लड में। अब इनमें ना जो 2, 7, 9, 10 है, ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये बाद में ख़त्म होते हैं। जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है ना हमारे पास, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है ना, ये हमारे पास जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इनकी हाफ लाइफ कम है। अब ये जो दोनों है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, एंटी कोएगुलेटरी। ये किस तरह, ये फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 को इनएक्टिव कर रहे होते हैं, कौन, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। अब ब्लड में हमारे पास ये मौजूद है लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब कि इन दोनों की, इन सब की प्रोडक्शन ख़त्म हो गई है हमारे पास, किसकी, फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 सी और एस की। ठीक है, सी और एस क्या करते हैं, एंटी कोएगुलेटरी हैं, कोएगुलेशन नहीं कराते। ये क्या है, कोएगुलेशन कराते हैं, इनको हमने रोकना था लेकिन ये भी रुक गए हैं। अब हुआ क्या कि ब्लड के अंदर ये जो है जल्दी ख़त्म हो गए हैं, ये मौजूद है अभी। लेट्स सपोज ये 4 दिन बाद ख़त्म होने हैं, जो मौजूद है पहले से, मज़ीद तो नहीं बन रहे, पहले से जो मौजूद है वो 4 दिन बाद ख़त्म होने हैं।
ये जो है ये हमारे पास जल्दी ख़त्म हो गई। अब एंटी कोएगुलेशन नहीं हो रही, कोएगुलेशन हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, कोएगुलेशन हो सकती है। कोएगुलेशन से थ्रोम्बस बन सकता है। थ्रोम्बस अगर हमारे पास किसी, लेट सपोज मेरे यहाँ पे थ्रोम्बस बन गया, तो क्या यहाँ पे ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या होगी, नेक्रोसिस, यहाँ पे नेक्रोसिस, डेथ हो जाएगी इन मसल्स की। तो ये होता है, इसे कहते हैं हम लोग स्किन टिश्यू नेक्रोसिस, वारफरिन इंड्यूस्ड। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं यहाँ से। मैकेनिज्म इनहिबिट्स विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेस बाय कंपीटिंग विद विटामिन के। एपोक्साइड रिडक्टेस ने विटामिन के को एक्टिव करना था, वो हुआ नहीं। अच्छा, इनहिबिशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 ये हुई नहीं। प्रोटीन सी और एस की भी। उसके बाद